सो गुड मॉर्निंग एंड yesterday हमने सीए फाइनल की अपनी बैच स्टार्ट करी और रोड मैप पूरा खत्म कर लिया था टिल म्यूचुअल फंड्स। याद है कि नहीं? लिमिटेशंस पढ़ के आने थे, मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। हमने ये लास्ट टॉपिक इस पीडीएफ में ये पढ़ा था कि इंडियस म्यूचुअल फंड्स में कब से लग गए? 1 अप्रैल 2023 से। यस और नो? बाय द वे, मैं आपको कल जो हार्ड कॉपी ऑफ द बुक की बात कर रहा था, तो ये एक मेरा क्वेश्चन बैंक है, ये भी आप लोगों को हार्ड कॉपी में मिलेगा जब आप रजिस्टर हो जाओगे बैच में। इसमें सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं विद दी आईसीआई सॉल्यूशन, और इन सभी को अपन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है। इसके अलावा ये करीबन 300 पेज का है। मैं ये मानता हूं कि लास्ट में 5-6 किताबें देना फीजिबल नहीं है, बिकॉज एक दिन में आपको लिमिटेड टाइम ही मिलता है और उस लिमिटेड टाइम में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आपको करने चाहिए, रादर देन कि ये भी कर लो वो भी कर लो, बिकॉज कर तो पाएंगे नहीं, 6-7 किताबें आप रख भी लोगे, बेटर है आईसीआई मॉड्यूल ही फॉलो कर लें अपन। नाउ अब हम आएंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि मैंने आपको बोला था शेड्यूल 3 से रिलेटेड है, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल के फॉर्मेट पर जाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल, ये शेड्यूल 3 का एक ओवरव्यू हमें लेना रहेगा, बिकॉज हम आगे बढ़ चुके हैं अपने फंडामेंटल्स पे। आई होप कल तक का लेक्चर पूरा समझ में आ गया था। कोई डाउट्स? कुछ भी नहीं? ऑनलाइन? ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव अहेड। मैंने आपको बोला था शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 इंडियस पे लगता है, इंडियस के बारे में बात करता है और उन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है जिन कंपनीज पर इंडियस एप्लीकेबल है। वो शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 में 3 चीजें दी हुई हैं। पहला, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी along with the balance sheet and statement of पीओरएल और उसके रिलेटेड नोट्स, साथ ही साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इन रिलेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इन रिलेशन टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप देखोगे पार्ट नंबर 3 स्क्रीन पर, तो इसके बारे में बात करेंगे अपन जब अपन इंड एस 110 पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम तभी पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल का फॉर्मेट अभी डिस्कस कर लेते हैं और बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट इसके बाद हम किसी भी इंडेस पर जाएं और कुछ इंडेस के बेसिक्स हैं उनको देख लेते हैं, सो दैट इसके बाद हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करें वहां से हमको कोई दिक्कत ना है, बिकॉज यहां से एफआर कहीं पे भी जा सकते हो, आप किसी भी इंडेस पर जा सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, नाउ सर फॉर्मेट समझने से पहले मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइम पे जब डिवीजन 1 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते थे वहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होता था, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, असेट्स, नॉन करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स टोटल। ये था डिवीजन 1। बट इसके उलट अगर मैं बात करूं डिवीजन 2 के बारे में, तो एक ओवरऑल बैकग्राउंड बताऊं तो सबसे पहले यहां पे आते हैं असेट्स। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आएंगे बेटा आपके असेट्स। असेट्स में पहला आएगा नॉन करेंट असेट, देन आएगा आपका करेंट असेट्स, उसके बाद आपका टोटल पूरा लेके आएंगे आप असेट्स का। इसके बाद आपका आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें पहला बाइफर्केशन आएगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में यहाँ पे अगर शेयर कैपिटल यूजुअली तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, बट अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहाँ पे शेयर कैपिटल मानी जा सकती है, और हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां पे आ जाए, शेयर कैपिटल की जगह पर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आ जाए। बिकॉज मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया भी था कि हम एक इंड एस पढ़ेंगे, इंड एस 109 और 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? डन, ओके। देन नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, इसके अलावा जो अदर इक्विटी है, इस अदर इक्विटी में बहुत बड़ा एक फॉर्मेट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का। चलिए देखते हैं आगे। तो बैलेंस शीट के अंदर जब मैंने आपको बोला असेट वगैरह जो आएंगे, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं समझते हैं। असेट के अंदर सबसे पहला आता है नॉन करेंट असेट्स, उसके अंदर पहला पीपीई, पीपीई का अपना एक इंड एस है, इंड एस 16। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40, गुडविल इज नथिंग बट एन इंटेंजिबल असेट। अदर इंटेंजिबल असेट्स, तो ये सब, ये दोनों कहां पे आ जाएंगे? अदर इंटेंजिबल तो कहां चला जाएगा? इंड एस 38। और गुडविल हो सकता है कंसोलिडेशन के टाइम पर आए, हो सकता है बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पर आए, because it may be arise due to certain other standards. Okay, now आगे बढ़े। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ। बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स, तो बायोलॉजिकल असेट्स के बारे में कहां पे डिफाइंड है? इंड एस 41। इसके बाद आता है फाइनेंशियल असेट, जिसके लिए हम पूरा एक इंड एस पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला। ठीक है, 32 में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ओनली। जो इंड एस 32 है, जो पूरा का पूरा डेफिनेशन के बारे में बात करता है। ये सबसे फॉर्मेट है, इसके ओवरव्यू देना है, और मेन जो आप चैप्टर्स इस लेक्चर के एंड तक चालू हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। अब फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या हो सकता है? या तो इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड रिसीवेबल होगा, लोन्स हो सकते हैं। इसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट नेट अमाउंट एज पर इंड एस 12, वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 हुआ करता था। और जो उसके बाद अदर नॉन करेंट असेट्स बचे। अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो पहला आ गया इन्वेंट्री, दूसरा अगेन फाइनेंशियल असेट्स जो करंट होंगे। करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे इंड एस 1 में। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस अदर देन द कैश इन कैश इक्विवेलेंट, लोन्स और अदर्स, अदर्स में जो भी बच गया। ठीक है, करंट टैक्स असेट्स दैट इज द इंड एस 12। अदर करंट एसेट जो ऊपर नहीं है, इसके बाद हो जाएगा पूरा एसेट का टोटल। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ गया पीपीई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एसेट और बायोलॉजिकल एसेट्स। और उसके बाद आ जाता है लास्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट और अदर टैक्स एसेट्स, अदर एसेट्स नॉन करंट। देन अपना करंट एसेट में इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल आ सकता है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं और करंट टैक्स एसेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अदर करंट एसेट्स लास्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एसेट का टोटल। इसके बाद आते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी पर। तो सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, देन अदर इक्विटी। अदर इक्विटी के लिए हमें जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर, जो हम इंड एस 1 में सीखेंगे, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर आपकी लायबिलिटीज चालू होंगी, तो वहां पे सबसे पहला आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा सबसे पहले क्या? फाइनेंशियल लायबिलिटीज, उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बाद प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, क्योंकि वहां पे एसेट आया तो यहां लायबिलिटीज आ जाएंगी, यस और नो। अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लायबिलिटीज में अगेन फाइनेंशियल लायबिलिटीज, मतलब ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, अच्छा, राउंडिंग ऑफ के लिए क्या बोला गया है? तो डिपेंडिंग अपॉन टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, the figures appears in the financial statement shall be rounded off as follows. लेस देन 100 करोड़ रुपीस है तो नियरेस्ट 100 या थाउजेंड्स, लैक्स और मिलियंस और डेसिमल्स देयर ऑफ, ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट है। या फिर 100 करोड़ रुपीस और मोर है तो नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस और करोड्स, डेसिमल्स। बस ये अपने को याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट्स है। लास्ट डे एग्जाम में जो लास्ट डे होगा उसी दिन आप इसको देख के जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल का फॉर्मेट अगर अपन देखें, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, सबसे पहले ये वैसा ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, इन दोनों का टोटल कर लिया तो सारी इनकम्स हो गई। देन अपने आ जाते हैं एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, इनका कर लिया। तो ये तो पूरा वही था जो पुराना वाला भी था। फिर आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम डाल दिए तो प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड
टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस हटा दिया करंट और डेफर इस साल में, तो आपका नॉर्मल आ जाएगा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से। और अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसको भी एड ऑन कर दो, तो टोटल आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा फॉर द पीरियड। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां हमारा प्योरल खत्म हो जाता था डिवीजन नंबर 1 में, बट यहां पर एक नई चीज भी दी हुई है इंड एस में, एंड दैट इज इन रिलेशन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपने देखा हाईलाइटेड है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये देखो जब हम इंटर में पढ़ते थे ना ये, तो यहां पे ये खत्म हो जाता था, बट अब ये देखिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको प्यार से अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओसीआई। ये एक अलग चीज लेके आए हैं सीएफ डिवीजन 2 में, सीए फाइनल में नहीं, डिवीजन 2 में लेके आए हैं और आपको पढ़ना है। सर ये ऐसा क्यों लेके आए? इसमें देखो लिखा क्या है, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीओरएल, और आइटम इनकम टैक्स रिलेटिंग टू आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड मतलब नॉन रिक्लासिफाइबल, और आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड, तो रिक्लासिफाइबल वाला आइटम मतलब ए में है नॉन रिक्लासिफाइबल और बी में क्या है, तो ओसीआई के अंदर कितने पार्ट्स है सर? एक तो है ए ओसीआई एनआर मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव विच आर नॉट क्लासिफाइड, बट अगर मैं बात करूं कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच आर टू बी क्लासिफाइड, तो क्लासिफाइड होके कहां पे चले जाएंगे वो? अभी अपन सोकी का फॉर्मेट देखेंगे तो और समझ में आएगा। और फिर ये हो जाएगी टोटल ओसीआई इनकम, इसको जोड़ दिया और इस पी एंड एल के फिगर को भी जोड़ दिया, तो टोटल अर्निंग हो जाएगी अपनी पूरे साल भर का टोटल। अच्छा ईपीएस पे निकाल सकते, ये तो फिर क्या डिस्क्लोजर पार्ट आ गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है ईपीएस वगैरह। सो दिस वाज योर एंटायर पीओरएल का फॉर्मेट। नाउ समझने वाली बात क्या है, ये आपका एक सेकेंड, ये जस्ट अ मिनट, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये देखिए ये देखा सर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब क्या है सर? मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल है, करंट रिपोर्टिंग पीरियड में क्या होगा और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में क्या थी, तो मतलब इसका बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड उसको लिखा, फिर कोई चेंजेस हुए ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर्स, फिर इसको रीस्टेट किया, करेक्ट किया, और इसमें चेंज हुआ, इस साल कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो बैलेंस क्लोजिंग में चेंज हो जाएगा ना यार। जैसे कि मैं बात करूं कि मान लो, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी के लिए, सारे रिजर्व्स के लिए भी बनेगा ऐसे। ये प्रीवियस का भी दिखाएंगे। फिर ये आता है करंट अदर इक्विटी के लिए, ऊपर वाला तो किसके लिए था? चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये अदर इक्विटी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना पड़ेगा। सर ये किसके लिए बनेगा? सिंस ये इक्विटी वर्ड है तो ये पहला तो बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, प्लस जो हमारी अदर इक्विटी में आएगा जो भी फंड्स, उसके लिए भी बनेगा। इसके लिए तो आसान है कि जो भी अपना ओपनिंग था वो, प्लस उसमें कुछ प्लस माइनस कुछ उसमें एरर्स, देन रीस्टेटेड के बाद अगर कोई न्यू इंट्रोड्यूस करी हमने कैपिटल वो, और हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। ठीक है, लेकिन अब अदर इक्विटी वाला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉर्मेट भी दिखोगे, बहुत छोटा सा फॉर्मेट नहीं है, काफी बड़ा फॉर्मेट है। ये देखो 2 पेज में जा रहा है अच्छा 2 पेज में क्या? ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड के लिए है, ये करंट रिपोर्टिंग पीरियड के लिए। तो देखो सबसे पहले ये वही चीज है, बैलेंस एट द बिगिनिंग, फिर कोई करेक्शन, फिर रीस्टेटेड वन, फिर उसमें ओसीआई की इनकम, कोई डिविडेंड दिया वो देख लो, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर किया, कोई अदर चेंज, नहीं तो फिर करंट ईयर के एंड में क्या बचा। समझे? ये तो पार्टिकुलर्स हो गए अपने बेसिकली देखा जाए, बट अब किस किस हेड की बात हो रही ये देखना जरूरी है। सर पहला देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर इसमें कोई चेंज आता है
तो वो भी कहां आएगा, अदर इक्विटी के अंदर। पहले क्या होता था एएस वाले में, डिवीजन 1 में, इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन आता था क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन ये कहा अब डिवीजन 2 में कहां आएगा, ये आ जाएगा अदर इक्विटी में। इज दैट क्लियर? हाँ सर। इसको एक बार देखो और किस किस चीजों के आएंगे, एक बार इसको रीड करो। पढ़ा सर? इसके बाद ये आता है इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे अपन, वहां पे एक पढ़ते हैं अपन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर क्या होता है, मैं एक छोटा सा रिव्यू बता देता हूं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ पार्ट लायबिलिटी का है और कुछ पार्ट इक्विटी का है, दोनों का मिक्सचर, दैट इज नोन एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जो इक्विटी वाला पार्ट होगा वो आ जाएगा कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ये फॉर्मेट मॉड्यूल में हाँ बिल्कुल वहीं पर दिया बेटा, बिल्कुल वहीं पर दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व्स जो उनका जो भी नेचर है, और पीओरएल दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, पीओरएल का क्लोजिंग बैलेंस यार। फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव, और ये हेजिंग, हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिजर्व, एक्सचेंज रिजर्व इंडेस 21 का, उसको भी चेक करते रहो, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल। इसके अलावा अदर आइटम्स, और इनका हो जाएगा टोटल यहां पर। तो ये होता है ओसीआई का फॉर्मेट। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। सर अब हमने कई चीजें तो समझ ली कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, लेकिन कुछ चीजें अब हमें फंडामेंटल बेसिक्स भी समझने पड़ेंगे इंड एएस के, बिकॉज उनके बिना हम कोई चैप्टर चालू नहीं कर सकते। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 का, ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू बता दिया है, कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखने को बोले वो भी बता दिया, मैंने आपको रोड मैप बता दिया, मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी बता दी, मैंने आपको ट्रांजिशन प्रोविजंस भी थोड़े बहुत बता दिए। उसके अलावा अपन ने एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कर लिया। अच्छा, मई 24 में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई रोड मैप की एप्लीकेबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, यस और नो, आंसर इज यस। नाउ अब अपना यहां पर अपने को नई जो अपनी फाइल थी, ये वाली फाइल, इसी फाइल में आगे कंटिन्यू करना है, और हेडिंग नहीं डालनी है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंड एएस। क्या डालेंगे हेडिंग? फंडामेंटल्स ऑफ इंड एएस। यस, क्वेश्चंस यहां खत्म हुए अपने, उसके बाद आप वहां से चालू कर सकते हैं, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंड एएस। और इसमें अपने को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, और उन फंडामेंटल्स को समझने के बाद अपन समझ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपन ओसीआई पर, और ओसीआई का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद हमारा पहला चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, दैट इज इन रिलेशन टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड मैं इसको अलग से बोलूंगा शेड्यूल 3 का ओवरव्यू। ओके चलिए, तो सबसे पहली चीज जो अपन ने पढ़नी है यहाँ पे, एंड दैट इज इन रिलेशन टू वन फंडामेंटल प्रिंसिपल की सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैंने आपको वो कल लिखाया भी था फीचर्स ऑफ आईएफआरएस में, सेम चीज। सर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? रियलिटी, और फॉर्म का मतलब फेस। हमें किसी भी ट्रांजैक्शन या उस ट्रांजैक्शन के फेस को, मतलब नेम रीड करते से ही उसकी काउंटिंग नहीं करना है, जो हम डिवीजन 1 में किया करते थे। हमें उस ट्रांजैक्शन का नेचर समझना पड़ेगा, और उस नेचर के बेसिस पर हम उसे शेड्यूल 3 में इनकॉर्पोरेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या बोला था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाम पढ़ते से ही लगता है कि ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, बट इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट ये शेयर कैपिटल नाम होने के बावजूद भी शेयर कैपिटल ना हो। इट इज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड it will not be considered as a part of share capital. It will be considered as a part of non-current liability or current liability, as the case may be, because of the redemption period. Yes or no? तो सर यहां पे लिख लेंगे एग्जाम्पल के लिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को समझाने के लिए, कि एग्जाम्पल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब अपन यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसे ही देखते हैं ना,
तो अपने को ये समझ में आता है कि ये इसका फॉर्म है, और रिडीमेबल ये इसका नेचर है, दैट इज सब्सटेंस। और मैंने आपको क्या बोला, इंड एस क्या बोलता है, वी नीड टू फोकस ऑन सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। हाँ, ये लिखते चलो साथ में, साथ में लिख सकते हो यार, बिल्कुल। नहीं तो हाँ, नहीं भी लिखोगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे तो भी चलेगा। मैं आज भेज दूंगा कॉपी, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सब्सटेंस क्या है, अब रिडीमेबल है ये, तो रिडीमेबल का मतलब क्या है, कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू पे, एंड वेन एवर कंपनी हैज ऑब्लिगेशन टू पे, जैसे ही कंपनी के नाम के सामने दिखा कि भैया कंपनी पर क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे, तो इंडियस बोलेगा भैया अगर ऑब्लिगेशन टू पे है तो इट इज अ लाइबिलिटी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ शेयर कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी इसे कौन बोल रहा है, इंडियस। इंडियस इसे क्या बोलेगा, लाइबिलिटी। और इसके नीचे लिख सकते हो टू बी डिस्कस्ड फर्दर इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सर फॉर्म के लिए तो क्या होगा, फॉर्म के बेसिस पे अगर देखोगे तो ये तो दिख रहा है शेयर कैपिटल, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको क्या बोलता था, शेयर कैपिटल ही बोलता था। यस और नो, आया समझ में। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही क्या होता था, अगर इंडियस में हम कोई भी पीपीई परचेस करते हैं तो ये इंडेस 16 में आएगा, बट वहां पर एस 10 में नहीं आता था। इट में ऑल्सो पॉसिबल एस 14 में आ जाए। अगर हमने बिजनेस एक्वायर कर रहे थे, लेकिन हमने बिजनेस एक्वायर नहीं किया, हमने सारे एसेट्स एक्वायर कर लिए, किसी एंटिटी के हमने सारे एसेट्स एक्वायर कर लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बोलता था कि भैया एस 14 अमलगमेशन वाला लग जाएगा। बट यहां पर बोलेगा नहीं 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 नहीं, इंड एस 103 नहीं लगेगा, इंड एस 103 की जगह पे यहां पर लगा रहेगा इंड एस 16, दैट इज पीपी। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कहां पे, 103 में। तो ये एग्जांपल क्लियर है, लिख लिया, आगे बढ़ू। चलो सेकंड जो चीज है जो हमें समझनी चाहिए इस चैप्टर में, वो है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। सर फेयर वैल्यू के बारे में तो पूरा एक इंडेस है, इंडेस 113 क्या बोलता है, समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। इंडेस यूजेस फेयर वैल्यू basis for measurement of assets at reporting date and even at initial recognition। इंडेस क्या करता है, फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग यूज करता है एज पर इंडेस 113। इंडेस 113 क्या बोलता है कि इंडेस विल यूज फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू बेसिस फॉर मेजरमेंट ऑफ असेट्स। फेयर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट करेगा, और वो भी कब, इनिशियली,
आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करते थे कि जिस कॉस्ट पे खरीद के लाए या जिस कॉस्ट पे एक्सचेंज कराए, यस और नो, उसको आप मान लेते थे क्या, इनिशियल रिकॉग्निशन प्राइस। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप कई जगहों पर इसको क्या मानोगे, फेयर वैल्यू पर लोगे, जो उसकी प्रिवेलिंग एक्टिव मार्केट प्राइस होगी। एक्टिव मार्केट प्राइस मतलब जैसे कि मान लो आज मैं कोई फोन खरीदने जा रहा हूं, तो फोन की प्राइस है मार्केट में 20,000, तो वो उस फोन का एक्टिव मार्केट प्राइस हो जाएगा, विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यस और नो? ओके, एट सम केसेस। अब क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, ये समझना। और कुछ लायबिलिटी भी फेयर वैल्यू बेसिस पे ही आती है, तो जैसे कुछ असेट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं, इनका इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, फेयर वैल्यू पर। इनका इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर होगा, फेयर वैल्यू पर। और इसके लिए एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, एज एंड व्हेन सेड बाय रिस्पेक्टिव इंड एस। या तो उस एसेट और लायबिलिटी का खुद का एक इंडेस होगा, उसमें जैसा बताया गया वो, अदरवाइज इंडेस 113। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बता दूं, तो अगर एग्जाम्पल अपन देखें, यहां पे कुछ एसेट्स के बारे में बात करें अपन, इनिशियल रिकॉग्निशन और रीमेजरमेंट। यहां पे क्या हो जाएगा, पीपीई कॉस्ट पर, और ये रीमेजरमेंट पीपीई का क्या होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। सर इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पर ही इनिशियली रिकॉग्नाइज होगी, और रीमेजर भी इनिशियली जैसे कॉस्ट पे हुई थी वैसे ही रीमेजर भी उसी पे होगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी किया है, तो ये हमेशा फेयर वैल्यू पर होगी। सर अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो गुडविल हमेशा कॉस्ट और रीमेजरमेंट भी कॉस्ट पर होगा, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका रीमेजरमेंट होगा। ठीक है, देन आपका आ गया, मान लो अदर इंटेंजिबल असेट्स, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ये कुछ एग्जांपल है, बियरर प्लांट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब मान लो अपना ये क्या हो गया, बियरर प्लांट का इनिशियल रिकॉग्निशन, कॉस्ट टू सेल मतलब फेयर वैल्यू जो उसकी एक्टिव मार्केट प्राइस है उसमें से लेस कर दो उसको सेल करने तक की एक्सपेंस को, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और सेम यहां पे जब हम इसका रीमेजरमेंट करेंगे ना, तो ये सेम चीज आ जाएगी अगेन। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फेयर वैल्यू मेजरमेंट की। कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जो कॉस्ट पे मीजर अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर रीमीजर करने जाए तो फिर क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट रीमीजर में अपना क्या हो जाएगा, ये फेयर वैल्यू भी हो सकता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है अगर, तो वो कहां पे होगा, कॉस्ट, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी कॉस्ट पर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कि इन्वेस्टमेंट अगर सिक्योरिटीज में है, तो वो इनिशियली भी फेयर वैल्यू पर होगा और सब्सिक्वेंट भी फेयर वैल्यू पर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो, फिर मैंने आपको बताया फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीआरओएल।
मैंने अभी आपको दिखाया था ना, तो वहां पे अपन थर्ड बेसिस फंडामेंटल डिफरेंस देख लेते हैं। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे एसपीएल, उसमें सबसे पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, करंट और प्रीवियस ईयर का फिगर। देन अपना क्या आ जाता है सेकंड, अदर इनकम, फटाफट से, और इसके बाद आ जाता है टोटल, है ना, टोटल इनकम बोल देते हैं इसको अपन, ए पार्ट। देन अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट, तो आ जाता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कई सारे होते हैं, फिर इनका एक्सपेंस का टोटल आ जाता है ना। फिर अपन क्या लिखते हैं यहां पे, सर अब अपन करेंगे टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ए माइनस बी, ऐसा कुछ करते हैं। यहां पे अपन ने लेस किया टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद आता है फोर्थ एलिमेंट, जिसको अपन अलग पेन से लिखेंगे, ओसीआई, ठीक है। ओसीआई को पहला वाला क्या बोलता है, नॉन नॉट रिक्लासिफाइबल, और इधर आ जाता है रिक्लासिफाइबल। सर इसका मतलब क्या है, टू प्योरल, टू प्योरल मतलब कोई ऐसी इनकम जो आज की डेट पर प्योरल का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके कुछ सालों में ये रिक्लासिफाई होके प्योरल में आ जाएगी, और प्योरल में आ जाएगी उसके बाद कहां चली जाएगी, अदर इक्विटी में चली जाएगी। लेकिन कोई ऐसी इनकम भी हो सकती है जो प्योरल में नहीं जाएगी शुरुआत से ही, और वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगी, सो दैट इट कुड बिकम द पार्ट ऑफ अदर इक्विटी। इज दैट क्लियर? सर ऐसा कैसे हो सकता है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अपना टोटल ओसीआई का। एग्जांपल अपन यहां समझेंगे। 15 मार्च 2024 को मैंने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए, ठीक है। फिर 15 के बाद ईयर एंड होता है अपना 31 मार्च 2024, उसकी फेयर वैल्यू होगी उस डे पे, हमने इन्वेस्टमेंट किया 15 तारीख को, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 105, और 10 अप्रैल 2024 को मैंने इसको 106 में सेल कर दिया। एक इन्वेस्टमेंट मैंने किया 15 मार्च को 100 रुपए का, उसकी फेयर वैल्यू ईयर एंडिंग पर 105 रुपए थी, और मैंने 10 अप्रैल को उसको 106 रुपए में बेच दिया। सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? और याद रखना, ये मानना ये कोई ऐसी कंपनी की ट्रांजैक्शन है जिस पर क्या लग रहा है, इंड एस, विच रिक्वायर्स टू मेजर इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया ना, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी किया तो फेयर वैल्यू पे ही मेजरमेंट होना है, सब्सिक्वेंट भी, यस और नो। ये वाला देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, मान लो ये इन्वेस्टमेंट जो किया मैंने किया है डेट पर, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा, तो भी ये इन्वेस्टमेंट ही है ना सर। और इंडियस क्या बोलता है, इसको फेयर वैल्यू पे रिमेजर करो। सर जब इसको फेयर वैल्यू पे रिमेजर करोगे तो आप मुझे बताओ, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे, 15 मार्च को एक एंट्री करोगे ना,
क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, हाउ मच? 100। सर रीमीजर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। इसकी वैल्यू बढ़ गई कि घट गई? सर बढ़ गई। कितने से बढ़ी? सर क्यों बढ़ी? क्या रीजन था? ऑनलाइन में वो जवाब देंगे। फेयर वैल्यू की वजह से। सर फेयर वैल्यू बढ़ गई, 31 मार्च को उसकी वैल्यू बढ़ गई। आज आपने किसी चीज में 100 रुपए लगाए, 100 रुपए की वो चीज खरीदी, आगे जाके इसके रेट बढ़ गए, तो मुझे बताओ ये फेयर वैल्यू गेन हुआ ना? तो इसको आप क्या लिखोगे? फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन। और गेन कितने का है? 5 रुपीज का है। यस और नो? नाउ इस फेयर वैल्यू गेन का क्या करोगे? अब आपके बुक्स में क्या आ गया? फेयर वैल्यू गेन अकाउंट डेबिट ₹5। ये एक बात एक तरह से मुझे बताओ, ये जो 5 रुपए की इनकम बढ़ गई, क्या आपके पास अभी आ गई? अनरियलाइज्ड है ना ये तो? अभी तो अनरियलाइज्ड है ना, जब बेचेंगे तब आएगा ना। सर मुझे एक बात बताओ, जब ये अभी तक रियलाइज नहीं हुई है लेकिन स्टिल ये तो इनकम है ना। और इंडियस क्या बोलता है? आपको इसको आज 105 रुपए में करना है, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है? 100 का ही किया है। तो सर ये जो 5 रुपए से बढ़ गया, इस फेयर वैल्यू गेन को कहां ट्रांसफर करोगे? हाँ नोप, इसको हम ट्रांसफर करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, जो कि 5 रुपए से होगी। सर क्यों? क्योंकि याद करो, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दौरान वहां पर कोई फेयर वैल्यू होती थी, गेन होता था, उन सबको आप रिवैल्यूएशन पे ट्रांसफर कर देते थे। और रिवैल्यूएशन पर जब आप उसको ट्रांसफर करते थे, रिवैल्यूएशन पर जब आप उसको ट्रांसफर करते थे, तो वहां पर हर चीज का रिवैल्यूएशन पे ट्रांसफर करना सही ट्रीटमेंट था क्या? नो। और सर फिर और कहां ट्रांसफर करते? एएस के टाइम पे तो और कुछ था ही नहीं, इसीलिए पीओरएल में तो जगह ही नहीं थी। तो इंडियस ने इस कमी को समझा कि बोले यार प्रॉफिट और लॉस पे तो ये है ही नहीं, तो जब ये जगह ही नहीं है फेयर वैल्यू गेन की, तो इसको कहां पे लिखेंगे? इनके लिए इन्होंने बनाया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो पहले नहीं थी। समझ में आया क्यों? इट वॉज नेवर अ पार्ट देयर। अच्छा, अपन ने एग्जाम्पल में क्या किया? 10 तारीख को इसको 106 में बेच दिया। देखो 100 रुपए का खरीदा था, 105 31 मार्च को होगी उसकी प्राइस, तो अपन ने फेयर वैल्यू गेन से बढ़ा लिया। अब अपन आते हैं 10/4 को, बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 106 टू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर 105, क्योंकि भाई साहब हमारा इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर तो 100 हो गया ना, 105। हाँ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिवेंचर ₹1। और ये जो अब इसी दिन एक और एंट्री आएगी, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 टू पीओरएल। फिर ये रिक्लासिफाई हो गया, पीओरएल में चला गया। यस और नो? और साथ ही साथ जो ओसीआई का बैलेंस आ रहा था, ओसीआई अकाउंट डेबिट टू पीओरएल, ये भी रिक्लासिफाई हो जाएगा 5 रुपए से। बेसिकली आप अगर नोटिस करोगे तो ये उस चीज का एग्जांपल दिया मैंने कि जो ऐसी इनकम जो रिक्लासिफाइबल टू पीओरएल हो रही, मतलब अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले कहां गई इनकम? जब फेयर वैल्यू गेन हुआ तो ओसीआई में गई। नेक्स्ट ईयर ये रिक्लासिफाई हो गई कहां पे? जिस साल वो सेल हुआ, सेल हुआ तो उसका सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट जैसे ही हुआ तो सारी के सारा प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पीओरएल में। क्योंकि पीओरएल में तो तब आएगा ना जब एक्चुअल में इनकम रिसीव हुई, अनरियलाइज्ड इनकम कैसे आ जाएगी? और यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत था, इसीलिए इंडियस में एक अलग से डिवीजन बनाया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो इसका इंपैक्ट अपन समझेंगे ओसीआई के फॉर्मेट पे। तो ओसीआई का अगर मैं आपको फॉर्मेट बना के बताऊं फटाफट से,
या पीओरएल का, तो स्टेटमेंट, रुकना, स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल का अगर मैं एक्सट्रैक्ट आपके लिए बना के देखूं तो ये आ जाएगा, मान लीजिए पार्टिकुलर्स, ये आ गए, अपना कौन सा ईयर था, 24 था ना, अरे 24 था ना अपना, तो 23-24 और सॉरी, हाँ, और ये आ जाएगा कौन सा, 24-25 नेक्स्ट ईयर, ये करंट ईयर। तो अपन दोनों देख लेते हैं और यहां पे आ जाएगा नोट्स। मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात, सबसे पहले क्या आएगा, पीओरएल। तो मुझे एक बात बताओ, पीओरएल में तो कुछ भी नहीं आया, ये आ गया आपका प्रॉफिट। ओसीआई की बात करें अपन, ओसीआई एनआर में कुछ आया क्या, सर यहाँ पे रिक्लासिफाइबल वाली इनकम आई, और रिक्लासिफाइबल वाली इनकम में क्या आया सबसे पहले, फेयर वैल्यू गेन। सर ये कैसे पता चला कि इस साल आई, क्योंकि देखो 31 मार्च वाली एंट्री देखो, 31 मार्च 2024 को आपने 5 रुपए का अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लेके आए हो, तो ये कहां जाएगा, 5 रुपीज, खत्म इस साल का। टोटल ओसीआई 5, यस और नो। बट अगर मैं बात करूं इसी चीज का नेक्स्ट ईयर क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना हुआ, ये तो हो जाएगा प्रीवियस ईयर, अब ये हो जाएगा करंट ईयर। करंट ईयर में ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1, ओसीआई रिक्लासिफाइबल, 5। सर क्यों, क्योंकि बेटा आपने ना जब इसको बेचा ना तो ओसीआई को रिक्लासिफाई कर दिया पीओरएल में, तो ये ओसीआई का ये जो 5 रुपए का ये था, ये इस साल कहां चला गया, यहां पर पीओरएल में चला जाएगा। इसके बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ, पिछले साल तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, इस साल 6 दिख रहा है। अच्छा, यहां पर कुछ भी नहीं था और यहां 5 था, लेकिन इस साल 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपने 5 इस साल कम कर दिया, तो ओवरऑल तो आपका 1 ही रुपए बचा ना, टोटल इनकम, टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हो जाएगा टोटल ओसीआई 5 और 0। अब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पी एंड एल प्लस ओसीआई की इनकम आती है, ये समझ में आया कि नहीं, ये कैसे हुआ सर, सर 5 रुपए का, 1 रुपए का तो प्रॉफिट सीधा सीधा हो गया, 5 रुपए का ओसीआई रिक्लासिफाइबल, और हम पी एंड एल में क्या करते थे, पूरा का पूरा 6 रुपए चढ़ा देते थे, ये तो गलत था ना, कि 5 रुपए तो आपका अनरियलाइज इनकम थी ना, तो उसको उसी डे पे अकाउंट फॉर करो ना, जैसे ही फेयर वैल्यू गेन हुआ अकाउंट फॉर इट। एएस करवाता ही नहीं था ये सब, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओसीआई, ओसीआई के बारे में अपन लिख लेते हैं, सो दैट अपना चैप्टर यहां पे ओवर होने की कगार पे आ जाएगा। तो लिखते हैं यहां पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर those revenues, gains, losses under Ind AS/,
IFRS that are excluded। ये इस तरीके के रेवेन्यू है, गेन है या इनकम है या लॉसेस हैं जो एक्सक्लूड होते हैं कहां से, फ्रॉम नेट इनकम स्टेटमेंट ऑफ P और L। Second point, it means these items are listed after नेट इनकम। क्योंकि देखो अपने को जब अपन ने फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं 11th में, जब कॉमर्स स्टार्ट किया या फाउंडेशन में, तो अपने को बताया गया था कि इनकम को, एंटिसिपेटेड इनकम्स जो हैं उनको पहले से रिकॉग्नाइज नहीं करते अपन। अपने को पता है इसकी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन क्या अपन बैलेंस शीट में बढ़ाते थे? नहीं बढ़ाते थे। तो उस सब को ध्यान रखा और एज इट इज अडॉप्ट न करके ओसीआई लेके आ गए। ओसीआई क्यों लेके आ गए? क्योंकि भैया अनरियलाइज्ड इनकम है, लेकिन फिर भी गेन तो है ना। तो और जब आप फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कर रहे हो तो फिर आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। राहुल भाई आज आप लेट ज्वाइन हुए हो, ऐसा क्यों है ना? तो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने इसलिए पूछा बिकॉज आज कल आप टाइम पर थे, आज लेट ज्वाइन हुए इसलिए। सो लिस्टेड आफ्टर नेट इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ P और L। ठीक है, these are recognized as other comprehensive income when they are, क्या बताया मैंने, अनरियलाइज्ड है इन P और L। once it is realized bearing few exceptions। It is divided into two parts। दो पार्ट्स कौन से? रिक्लासिफाइबल टू प्रॉफिट और लॉस, और नॉट रिक्लासिफाइबल टू प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं OCI R और OCI NR। और हर इंडियस में कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, इसलिए इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन रिलेशन टू इंडियस में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देख लें और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। OCI R के एग्जांपल, एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। क्योंकि देखो अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन पे डिस्कस डील कर रहे हो, आपकी कंपनी फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे डील कर रही है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे जैसे चेंज होगी आपको एक्सचेंज डिफरेंस फेस होता जाएगा। और वहां पे एक्सचेंज डिफरेंस एक ऐसी चीज है, जब तक आर्टिकल या जो हमारा ट्रांजैक्शन जिसमें हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर आइटम सेल पे ना चला जाए, तब तक तो वो सारा एक्सचेंज डिफरेंस अनरियलाइज्ड ही है। और जब तक वो अनरियलाइज्ड है तो उसको आप OCI में डालो, जैसे ही वो रियलाइज हुआ उसको P और L में रिक्लासिफाई कर दो। इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू OCI, जो अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इसके अलावा आ गया गेन और लॉस ऑफ
हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग क्यों होती है? टू मिटिगेट द रिस्क। तो यहां पर भी ये जब तक हेज हम कर रहे हैं वो पूरा इनकम क्या हो जाएगी? अनरियलाइज्ड। जिस दिन रियलाइज हुई उसको क्लासिफाई कर दो पीओरएल में, तब तक कहां पे जाएगी? अदर कॉम्प्रिहेंसिव ओसीआई में चली जाएगी। अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो डायरेक्टली कहां जाएंगे? अदर इक्विटी में जाएंगे, पीओरएल में नहीं जाने वाले। दे विल ऑलवेज बी व्हाट? नॉट रिक्लासिफाइबल टू पीओरएल। जिसमें पहला है चेंजेस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व हम कहां पढ़ेंगे? इंडिया 16 में पढ़ेंगे। रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, एक इंडिया से आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंडिया 19 जिसमें हम ये पढ़ेंगे। इंडिया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हम पढ़ेंगे 109 में। शेयर्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन एसोसिएट्स इन जॉइंट वेंचर, ये हम पढ़ेंगे इंडिया 27 एंड 111। फेयर वैल्यू चेंजेस रिलेटिंग टू ओन क्रेडिट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एफबीटीपीएल मेथड, दैट इज 109। तो हम ये सारे के सारे पांचों पॉइंट्स इनके रिस्पेक्टिव इंडियस के हिसाब से समझते चलेंगे। इसी के साथ हमारा जो इंडियस का बेसिक डिस्कशन था वो पूरा खत्म हुआ और आपका मॉड्यूल का 6 मार्क्स का पूरा चैप्टर मेरी तरफ से आपका कंप्लीट है, जिसमें आपका पूरा रोड मैप हो गया, शेड्यूल 3 का ओवरव्यू हो गया, शेड्यूल 3 के इंडियस के ट्रांजिशन प्रोविजंस भी हो गए। एक चीज मैंने आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बोली थी, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसको आप खुद से पढ़ लेना, अगर उसको कोई डाउट है तो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। ऑल दोस्त में ऐसा कोई है नहीं कि वो आएगा, बट सिंस इट्स अ क्रैश बैच तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस पूरा पढ़ा रहा हूं, ओके। यहां पर ये पूरी पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा सो दैट आपके पास मेरे सारे के सारे नोट्स रहें। अब अपन इसके बाद देख लेते हैं कि क्या हमारा रहने वाला है, किस तरीके से हम बैच को आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन से चैप्टर हम आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए अब यहां से ना आपके कई सारे इंडियस ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो फाइनल का सिलेबस है ना, इसमें मेजर आपके 7 चैप्टर्स हैं जो काफी बड़े हैं, बाकी तो सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं मेजर चैप्टर्स, जिनको मैं चैप्टर्स बोलूंगा रादर आई वुड से इंडियस, बट चैप्टर्स, जैसे कि एक है आपका शेड्यूल 3 एंड इंडियस 1, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसी के बाद एक आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं 115, और एक है आपका लीज इसको हम बोलते हैं 116। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके बिना पेपर बनना ही नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इनसे अगर आप इनको पढ़ के गए ना तो इनसे रिलेटेड आप मान के चलना मिनिमम 100 में से 60 नंबर का पेपर, 65 मार्क्स का पेपर आपको इन्हीं से मिलने वाला है। इन्हीं टॉपिक्स में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी टॉपिक्स काफी छोटे हैं। जो कि मैं आपको बता दूं, लाइक असेट्स की मैं पहले बात कर लूं तो 2, 16, 36, 38, 40, ये सारे के सारे कौन से हो गए? असेट्स के। देन आपके कुछ डिस्क्लोजर वाले हैं, मतलब फिर आप वहां से देखो 105, 113, 108, 101, 41, 7, 8, 10, फिर एक बड़ा इंडेक्स आएगा इनकम टैक्स का 12, 19, फिर 21, 20, 24, 33, 34, ठीक है। और इसके अलावा 12, 19 हो गया आपका, है ना, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 20, 23,
ठीक है। 24 के बाद डायरेक्ट आपका आएगा 33, 34 और उसके बाद आप हाँ एक लास्ट बचा प्रोविजन से रिलेटेड 37 और 41 आपने लिख लिया। सो इतने इंडेस आपको पढ़ने हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं आपको ओपन लेक्चर दूंगा एथिक्स के लिए एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ये दो चैप्टर्स। सो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो इस बार काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, जो थोड़ा सा आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, ई शॉप से रिलेटेड होता है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट हम स्टार्ट करेंगे। देन शेयर बेस्ड पेमेंट के बाद हम जाएंगे रेवेन्यू पर, रेवेन्यू के बाद हम जाएंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन पर, और उसके बाद हम चले जाएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुए उसके बाद ये चैप्टर तो लास्ट के 25 दिन में अपने हो जाएंगे। सो हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ते चलेंगे। हाँ, जो थ्योरेटिकल पॉइंट होगा उसको हम डेली, मैं पहले नोट करके आऊंगा, उसको अपन करेंगे। सारे क्वेश्चंस अपन क्लास में लेकिन सॉल्व करेंगे, है ना। होमवर्क थोड़ा बहुत मिलेगा, उसको करके रखना है, ठीक है। ये आप पे मतलब ये आपकी ईमानदारी है कितना आप होमवर्क टाइम पे करते हो। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे अपन रोकते हैं। मिलते हैं कल डे नंबर 3 पर, और कल हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ये मान के चलना, ये चैप्टर शेयर बेस्ड पेमेंट 7 मार्क्स तक का, 7 to 8 मार्क्स तक का आएगा, क्योंकि ये 2 अटेम्प्ट से आया नहीं है। मतलब नवंबर में हर बार आता है, मई में नहीं आता है, तो नवंबर ही अटेम्प्ट आ रहा है, इसको अपन को करना है। ओके, चलिए, so that's it from my side. I hope you had a wonderful session. See you tomorrow. Bye, and please time पे class join कीजिए. Thank you.